नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने वर्ण होते हैं, जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे। हम क्या कंठ से बोलते हैं, क्या मूर्धा से बोलते हैं, क्या तालु से बोलते हैं, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में, अगर आप कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी यूपीटीईटी हो, चाहे वो आपकी सीटीईटी हो, ठीक है, कोई भी अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं दोस्तों, हर बार आपसे पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। भैया हिंदी वर्णमाला क्या होती है? तो कहा जाएगा भैया जो वर्ण हैं उनके व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण है उसके व्यवस्थित समूह को, एक सीक्वेंस से जो चीज़ें, जो समूह है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से आपके स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अगर स्वरों की संख्या पूछे तो आप 11 बताओगे, और अगर व्यंजन की संख्या पूछे तो आप 33 बताओगे। कुछ भाई बहन यहाँ पर कह रहे होंगे कि सर स्वर 13 भी होते हैं, तो उनके बारे में भी अभी बताऊंगा कि स्वर 13 कैसे होते हैं या स्वर 11 कैसे होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। और कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से कभी कभी कह देता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या कहेगा? भाषा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट आपके, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो आप क्या कहोगे? सर ध्वनि होती है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अगर पूछ दे कि लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या कहोगे? सर वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। लेखन की दृष्टि से हमने कहा कि हमने सर आ लिख दिया, तो ये लेखन की दृष्टि से हो गया। लेकिन उच्चारण की दृष्टि की अगर बात करें तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी ध्वनि होती है। ये भी आपको याद रखना है। अभी आपको बताया गया कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, जो कि आपके 2 भाग हैं। एक आपका स्वर है जो मैंने आपको बताया 11, और एक आपका व्यंजन है जो मैंने आपको बताया 33 बताएं, और इधर 11 बताया आपकी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। स्वर आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन 3 भागों में बांटा गया। और मुख्यतः व्यंजनों को भी आपके 3 भागों में ही बांटा गया। आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं आखिरकार? तो भैया स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, जिनके उच्चारण में बिना किसी अवरोध के, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके स्वर। देखिए कौन कौन से स्वर? आ, बड़ा, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये आपके 11 क्या हैं? स्वर हैं। ये आपके 11 क्या हैं? स्वर हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ, ये आपके क्या हैं? स्वर हैं। और इनको बोलने के लिए स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता के इनको बोला जा सकता है, इसीलिए क्या कहा जाएगा? इनको स्वर कहा जाएगा। अब जो लोग कह रहे थे सर स्वर 13 भी होते हैं, तो भैया अंग और आह जो होता है वो क्या होता है? आपका अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह। अगर हम इनको भी मिलाते हैं तो पेपर में आपसे क्वेश्चन कर देगा कि अयोगवाह के सहित, या कह देगा कि कुल स्वर, कुल स्वर, तो वहां पर भैया अयोगवाह को भी मिलाया जाएगा। तो वहां पर आपको 13 ऑप्शन में भी देगा, तो वहां पर आपको 13 आंसर मारना होगा। और अगर केवल स्वर पूछता है तो आपके 11 स्वर ही होते हैं, ये आपको लगाना होगा आपके पेपर में।
अब हम बात करते हैं स्वर को कितने भागों में बांटा गया। तो आपने बताया सर स्वर को 3 भागों में बांटा गया। पहला स्वर आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर। तो देखिए यहाँ पर हमने ह्रस्व स्वर लिखा है, दीर्घ स्वर लिखा और प्लुत स्वर लिखा है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? अभी मैंने बताया था अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ और औ। ये मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए जब मैंने आप बोला तो कितना कम समय लगा, बहुत कम समय लगा, और हमने आ बोला तो उससे ज़्यादा समय लगा। यानी कि ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। जैसे आपका अ इ उ और री। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताओगे सर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और किसको कहते हैं? जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पेपर में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताया गया 4 होती है। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो मैंने अभी आपको बताया आ ई ऊ, ये सभी क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं। यानी कि हमने जब बहुत कम समय लगाया तो हमारे ह्रस्व स्वर आए, और जब हमने दीर्घ स्वरों की बात की तो ह्रस्व स्वरों से ज़्यादा समय लगा, यानी कि 2 गुना समय लगा इनको उच्चारित करने में या इनको बोलने में। तो भैया अगर इनको उच्चारित करने में, बोलने में 2 गुना समय लगेगा तो ये क्या कहे जाएंगे? दीर्घ स्वर कहे जाएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए ओ और औ। कितनी संख्या हो गई? 7 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं प्लुत स्वर की। आखिरकार प्लुत स्वर क्या होता है? तो देखिए प्लुत स्वर का जो निशान होता है या सिंबल होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, 3 की तरीके से होता है। ठीक है, तो क्या होता है प्लुत स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है वो क्या कहे जाते हैं? आपके प्लुत स्वर। अब देखिए ओम बोलते हैं आप लोग, तो ओम कितना मतलब ज़्यादा समय लगता है। या आप जो ये आपका 3 का वर्ण होता है, ये आपका 3 गुना समय लगता है आपके प्लुत स्वरों में। और प्लुत स्वर का हमेशा सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। तो अब आप समझ गए प्लुत स्वर आपका 1 हुआ। और दीर्घ स्वरों की अगर बात करें तो आप बताओगे 7 होते हैं, और अगर ह्रस्व स्वरों की बात करें तो आपके 4 होते हैं। इतना आपको पता हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आएगा आपका व्यंजन। और व्यंजन से पहले भैया हम लोग थोड़ा व्यंजन की भी बात करेंगे कि आखिरकार का से शुरू तो होते हैं, और 33 आपके व्यंजन बताए गए यहाँ पर कि भैया स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं आपके 33। तो उनको किस प्रकार से बोला जाएगा? ठीक है, तो जानते हैं। यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, यानी कि स्वर की सहायता से किया जाए। अब देख लीजिए अगर हम बात करें का की, तो का में क्या आ जाता है? का, तो आ जाता है आपका। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किया जाएगा और किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से, या हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हम किसको कहेंगे? जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, जो हवा है वो मुंह में रुक कर के आए, कंठ से निकले या मूर्धा से आए, तो इनको सबको हम क्या कहेंगे? दांतों के माध्यम से बोले जाएं, ओष्ठ के माध्यम से बोले जाएं, तो ये आपके क्या कहे जाएंगे? आपके व्यंजन कहे जाएंगे। और व्यंजन को जब हम पढ़ते हैं तो 3 भागों में मुख्यतः पढ़ते हैं। एक आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। कितने हैं?
स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर हम बात करते हैं कि भैया स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो हम बात करेंगे कि का से, क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन में हम क्या कहेंगे, का से माँ तक, का से माँ तक जो भी आपके वर्ण आते हैं, जो भी आपके वर्ण आते हैं, तो ये क्या कहे जाएंगे, आपके स्पर्श व्यंजन कहे जाएंगे। अब का से माँ तक कौन कौन से वर्ण आते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए, का से माँ तक आपका का वर्ग आ गया, ठीक है, उसके बाद में चा वर्ग आ गया, ठीक, उसके बाद में आपका टा वर्ग आ गया, उसके बाद में आपका ता वर्ग आ गया, और उसके बाद में आपका पा वर्ग आ गया। ये वर्ग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, का चा टा ता पा, ठीक है। तो ये आपके जो पांचों वर्ग हैं, इनमें आपको पता है कि का, खा, गा, घा और ड़ा। का वर्ग में तो इतना आता है आपका। चा वर्ग की अगर हम बात करें तो आप कहोगे चा, छा, जा, झा और उआ, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें टा वर्ग की, तो टा वर्ग में आपका टा, ठा, डा, ढा और ड़ा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें ता वर्ग की, तो भैया ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। अगर हम बात करें पा वर्ग की, तो पा, फा, बा, भा और मा। अभी मैंने आपको बताया था का से मा तक जितने भी आपके वर्ण होंगे ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि का को हम किस प्रकार से बोलते हैं, या आपसे प्रश्न में दे देगा कि भैया ये बताइए टा, टा को कैसे बोलते हैं, क्या हम मूर्धा से बोलते हैं, क्या हम तालु से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। तो जब तक आपको ये वर्ण नहीं याद होंगे आप नहीं बता पाओगे। तो का, चा, टा, ता, पा, ठीक है। इसको कैसे याद करते हैं, के, टी, एम, दी और ओ, ठीक है। जो का वर्ण है उसको हम किससे बोलते हैं, किससे बोलते हैं, तो कंठ से बोलते हैं, ठीक है। ये जितने भी वर्ण आपके एक 5 वर्ण हैं इनको हम किससे बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे। अगर टी की बात करें यानी कि चा वर्ग की बात करें तो आप बताओगे चा वर्ग को हम टी यानी कि तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। अगर टा वर्ग की बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो ये किससे बोलते हैं हम लोग, तो ये बोलते हैं आपके एम यानी कि मूर्धा से। किससे बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। और अगर ता वर्ग की बात करें तो डी यहाँ पर लिखा है हमने, और डी को क्या कहेंगे हम, दांत से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, दांत से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं। और पा वर्ग, अब देखिए पा जब आप बोलते होंगे पा तो दोनों होंठ आपके पास आ जाते हैं, फा, बा, भा और मा। ये किससे, ओ हमने बताया तो यानी कि ओष्ठ। तो ये भैया आपको याद करना होगा। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आपके 25 वर्ण, और 25 वर्ण में का से मा तक आपके वर्ण आते हैं। का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, ता वर्ग आपका तालु से बोला जाता है, सॉरी चा वर्ग आपका तालु से बोला जाता है, टा वर्ग आपका मूर्धा से, ता वर्ग आपका दांत से, और पा वर्ग आपका ओठ से। तो अब आपसे पूछ देगा कि भैया जा किससे बोला जाता है, तो आपको अगर याद होगा तो भैया जा किससे बोलते हैं, तो आप कहोगे सर तालु से बोलते हैं। याद करने की ट्रिक थी, मैंने आपको बता दी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ना करना भूलिएगा, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं भैया आपके अंतस्थ व्यंजन की और ऊष्म व्यंजन की। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की और किसकी, ऊष्म व्यंजन की, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन यहीं पे थोड़ा हम बताते हैं आपको। अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर लिखते हैं। अंतस्थ व्यंजन में आपका आता है या, रा, ला और वा। ये 4 वर्ण जो हैं ये आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। कैसे, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के माध्यम का होता है। स्वर और व्यंजन, उच्चारण जो है वो स्वर
और व्यंजनों के माध्यम से होता है, ये आपका क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं उनको हम। या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण जो हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं भैया ऊष्म व्यंजन की। किसकी? ऊष्म व्यंजन की। तो भैया ऊष्म व्यंजन अभी देखिएगा, शा, शा, शा और हा, ये तीनों सा और हा कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। कैसे जानेंगे भैया? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गर्मी, जिनको उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा पैदा होती है। बोलिए, शा, शा, शा और हा, इनको उच्चारित करते समय मुंह से गर्म हवा पैदा होती है या ऊष्म हवा निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर आपसे बोले अंतस्थ व्यंजन की संख्या तो यारा, लावा, ये भी 4, और ऊष्म व्यंजन की संख्या पूछे तो शा, शा, शा और हा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपके संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, संयुक्त व्यंजन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे यहां से प्रश्न उठता ही उठता है। क्या होता है संयुक्त व्यंजन? क्या होता है संयुक्त व्यंजन? इस पर हम बात कर लेते हैं। भैया संयुक्त व्यंजन देखिए, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने, जैसे आपका छा, जैसे आपका त्रा, जैसे आपका ज्ञा और जैसे आपका स्रा। अगर हम छा की बात करें, ये भी आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन ये अलग अलग 2 व्यंजनों की सहायता से बनते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों की सहायता से बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें आपको स्वर नहीं देखने को मिलता है, इसमें आपको 2 व्यंजन देखने को मिलते हैं। जैसे छा किससे बनता है? पेपर में पूछा गया है, तो आधा का और प्लस सा, इससे क्या बनता है? छा। अगर हम त्रा की बात करें तो आधा ता और रा, इससे क्या बनता है? त्रा। अगर ज्ञा की बात करें तो जा और उआ, तो आपका क्या बनता है? ज्ञा। और अगर स्रा की बात करें तो आधा शा और रा, तो आपका क्या बन गया? स्रा। तो भैया ये जो वर्ण है आपके संयुक्त व्यंजन, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि छा किससे बनता है? त्रा और ज्ञा और स्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका का प्लस शा, ये आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया। यूपीटीटी का पेपर आप उठा करके देखोगे तो आपको बहुत बार देखने को यहाँ पर मिलेगा कि क्या होता है संयुक्त व्यंजन और किसकी सहायता से आपके बोले जाते हैं ये संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन आपके 2 अलग अलग व्यंजनों के सहायता से बोले जाएंगे। ये आपके क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये आपके आते हैं संयुक्त व्यंजनों में। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें आगत की, तो आगत में आपको याद रखने हैं 2 वर्ण। कितने वर्ण? 2 वर्ण। एक आपका जा, यहां पर बिंदी, और एक आपका फा। ये 2 वर्ण जो हैं वो आपके आगत वर्ण हैं। दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा, आशा है। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और चैनल पर अगर नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए एक अंदाज में और नई जो भी आपकी वीडियोस हैं कुछ एक नए आगाज़ के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद दोस्तों।